दोस्तों आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है वो 2016 के पेडागोजी का क्वेश्चन का होगा। दोस्तों इससे पहले हम लोग मैथ पेडागोजी में 2018 का क्वेश्चन देख चुके हैं और इससे पहले हम लोग 2021 का क्वेश्चन देख चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं पहले आप उन क्वेश्चंस को देख भी लें या फिर इस वीडियो के बाद उसको देख लें, आपको काफ़ी फायदा होगा। लिंक इसका आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आपके लिए एक चैलेंज कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को पॉज कर करके आप उत्तर करेंगे, ठीक है। और उत्तर करने के बाद सबसे लास्ट में आप कमेंट करेंगे दोस्तों कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है, जैसा कि आप पिछले 2 वीडियो में कर रहे हैं। और आप लोग का रिस्पांस ज़बरदस्त है और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत ही जोश के साथ पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को भी आप सारे क्वेश्चंस को देखिए और अटेम्प्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, एकदम पूरे होश आवाज में आप उत्तर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता है कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें उस ऑप्शन को चुनना जो सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें कुछ और भी ऑप्शन होंगे जो उपयुक्त होंगे, जो सही होंगे, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा वही आपको उत्तर मारना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दोस्तों कहता है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराएं। सेकंड कहता है शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग या प्रयोग केवल मूल्यांकन करने के लिए किया जाना चाहिए। थर्ड कहता है दोस्तों कि योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। और चौथा शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराना चाहिए। चलिए पॉज किए हुए हैं, मारिए उत्तर इसका। दोस्तों इस क्वेश्चन में जिस भी स्टूडेंट का उत्तर 3 नंबर है, यानी जो आपका ऑप्शन है योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आप समझिए कि ये उत्तर दोस्तों क्यों होगा। देखिए जब आप क्लास 2 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसकी मानसिक क्षमता या मानसिक जो विकास है बहुत ही कम हुआ है, तो आप उसको कैसे सिखाएंगे शब्दों में। देखिए शाब्दिक प्रश्न से आपके माइंड में ये आता होगा भाई वर्ड वाला सवाल, कि जैसे किसी के पास 5 फल है, उसके टोकरी से 5 फल और जोड़ दिया गया, ऐसा सवाल नहीं। शाब्दिक रूप में मतलब ये हो गया कि जैसे शिक्षक उसको बोल के पढ़ाएगा कि देखो बाबू आपके पास 3 टॉफी था, 2 टॉफी आपको हम और दे दिए, बताओ कितना टॉफी हुआ। तो बोलेगा सर जी 5 टॉफी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो बोल करके पढ़ा जाता है उसको हम शब्दों में कहते हैं, तो शब्दों में ये योग सिखाना हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और अच्छे से उत्तर करिए। जिसका उत्तर भी पहला क्वेश्चन गलत हुआ होगा, आप इस क्वेश्चन में पूरे जोश के साथ आप तैयार होइए और अच्छे से आंसर कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता है कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। अब ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोस्तों कहता है एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें से 7 सेब और डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से मॉडल या किस मॉडल या श्रेणी को संबंधित करता है, यानी किस प्रकार के पढ़ाने के तरीका या मॉडल को दर्शाता है। आपको ये बताना है फिर किस प्रकार के सिद्धांत को दर्शाता है। आपका दोस्तों ऑप्शन है संवर्धन, आप देख रहे हैं संवर्धन। फिर दोस्तों क्या है पृथक्करण, आप देख रहे हैं पृथक्करण क्या होता है, मैंने होता अलग करना। फिर है योग की पुनरावृत्ति, आप देख रहे हैं योग की पुनरावृत्ति क्या है। फिर दोस्तों क्या है समुच्चयन। तो आप सारी चीजों को समझ गए, देख लिए। अब पहले आप उत्तर कीजिए, तब आपको समझाएंगे कि ये क्या चीज है। दोस्तों उत्तर कर लिए आप लोग। इसका उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 4 समुच्चयन। अगर आपको याद हो तो ये समुच्चयन और संवर्धन पिछले भी जो प्रैक्टिस सेट है वहां भी आपको दिए थे। तो दोस्तों वहां आपको ये बताया गया था कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि कर दी जाए, ध्यान दीजिएगा वृद्धि कर दी जाए दोस्तों, वो संवर्धन होता है। योग का संवर्धन सिद्धांत होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक टोकरी में 5 सेब है और एक टोकरी में 7 सेब है, इसको सब मिला के बताना है। तो दोनों अलग अलग टोकरी में रखे हुए चीजों को एक साथ लेके आना है। इसको दोस्तों बोलते हैं योग के समुच्चयन का सिद्धांत। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, आप उसको उत्तर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस क्वेश्चन को अलग अलग भाषाओं में प्रयोग करके आपके सामने लाया जाता है। आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और अच्छे से उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, कहता है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी त्रुटि में दोस्तों क्या हो गया, गलती। यह कथन है
यानी बताना कि यह कथन सत्य है कि असत्य है, और सत्य है तो क्यों असत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। पहला ऑप्शन कि गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों ऐसा कैसे होगा? आप लोग सभी कोई मैथ पढ़े होंगे दोस्तों, और सभी कोई जब मैथ को आप सीखते होंगे तो सब कोई पहले गलती करते हैं। सभी किसी को जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में गलती होता है, उसके बाद फिर आपको सिखाया जाता है, फिर आप सीखते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल होगा, ये तो इसका उत्तर है ही नहीं। सेकंड दोस्तों कहता है कि गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाता है। नहीं, ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और त्रुटियां लापरवाही नहीं, त्रुटियां दर्शा रहा है कि आप अवधारणा को नहीं समझे बढ़िया से। फिर दोस्तों यह कहता है कि सही क्योंकि वो बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को या अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है। दोस्तों ये दर्शा रहा है कि बच्चा जो है अवधारणा की रचना नहीं कर पा रहा है, जो आप उसको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसको रचना नहीं कर पा रहा है, और वो उसको जो है अप्लाई नहीं कर पा रहा, बना नहीं पा रहा है, तो वहाँ शिक्षक को फिर से सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। अंतिम दोस्तों क्या कहता है कि सही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देता है। बिल्कुल गलत। दोस्तों प्राप्तांकों का फीडबैक देने के लिए तो हमको आकलन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, परीक्षा लेना पड़ेगा उसका, तब हम उसके आंकड़ों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। आप 3 के साथ गए हैं तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है गणित की संरचना से, कि गणित का स्ट्रक्चर कैसा है, गणित का नेचर कैसा है। और आप में से एक ये चैप्टर को पढ़ चुके हैं, गणित की प्रकृति क्या है, तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से उत्तर करेंगे, गलती करने प्रयास में नहीं कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दोस्तों कहता है गणितीय संरचना उल्लेख करता है कि गणित का जो स्ट्रक्चर है वो क्या उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन दोस्तों गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। थर्ड कहता है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। अंतिम दोस्तों कहता है गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका 1 नंबर, क्योंकि गणित में क्या दिखाता है कि गणित में जो विचार हैं, जो भी गणितीय आपका थॉट्स आते हैं, गणितीय जो भी सिद्धांत या अवधारणा आप सीखते हैं, विचार में क्या होगा, अवधारणा, आइडियाज, सारे कौशल सब कुछ समाहित करता है और उसको संगठित करता है। मैंने समाहित मैंने एक साथ लाता है, उसको एकजुटता में करके आपको एक क्या करता है, कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता है। तो गणित क्या करता है दोस्तों, सभी विचारों को संगठित करता है, समाहित करने का कौशल देता है। दोस्तों यही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ से क्वेश्चन है। मैंने आपको हर बार कहा है, हर सेशन में कह रहा हूं मैं कि अब भाई आपको एनसीएफ बढ़िया कर लीजिए। एनसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ सवाल दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस सवाल में दोस्तों शब्दों से खेलने का खाली प्रयास किया है, तो आप अच्छे से ऑप्शन बढ़िया से पढ़िए। दोस्तों कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। दोस्तों पहला ऑप्शन है कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। फिर दोस्तों कहता है कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। फिर दोस्तों कहता है कि समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। और अंतिम दोस्तों कहता है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। और हम लोग क्वेश्चन दोस्तों किसका पढ़ रहे हैं, प्राथमिक स्तर का, वो भी एनसीएफ की बात। दोस्तों एनसीएफ प्राथमिक स्तर पर सिर्फ इतना ही कहता है कि बच्चों में आप गणितीकरण को लेकर आइए। गणितीकरण दोस्तों जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उसके सोच विचार में जो प्रक्रिया हो उसमें जो है गणित घुस जाए, उसमें गणित दोस्तों उसमें क्या हो जाए, समा जाए, हमेशा वो तार्किक रूप से सोच सके, तार्किक रूप से विचार दे। तो इस तरह से आप एनसीएफ आपको सुझाव देता है। फिर दोस्तों एनसीएफ कहता है कि बच्चे के अंदर आप देखिए एक वर्ड है रचनात्मकता, रचनात्मकता का विकास हो। तो दोस्तों ये एनसीएफ का कहना है। एनसीएफ का भी ये नहीं दोस्तों कहता है कि प्राथमिक स्तर पे आप मैथ को पढ़ाइए और उसको उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार कीजिए। तो दोस्तों उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करने के लिए वो बड़े क्लासेस में होता है, प्राथमिक स्तर पे ये नहीं होता है। तो आपका उत्तर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, 38 का 4। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए क्योंकि ये सवाल जो है आपका गणित की प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये सवाल गलती नहीं करना है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दोस्तों कहता है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है।
पहला ऑप्शन, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। अगला ऑप्शन, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन दोस्तों, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वेरी गुड, आप लोग इसका उत्तर मार चुके होंगे दोस्तों, कई लोग इसका उत्तर मार रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। देखिए क्यों, क्या कहता है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जब आप बच्चों को पढ़ाते दोस्तों, जैसे कि जोड़ ही पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले उसको दिखाते हैं कि जोड़ हो कैसे रहा। जैसे आप कहते हैं कि देखिए आपके पास 2 कलम है, हमने 2 कलम आपको और दे दिया, बताइए पूरा कितना वो जोड़ेगा, 1 2 3 4। तो तब आप उसको सिखाएंगे संकल्पना, तब उसको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बाबू 2 जोड़ 2 कितना होता है, 4। वो आसानी से सीख जाएगा। घटाव ही सिखाएं दोस्तों। आप बोलेंगे आपके पास 4 कलम है, हमने 1 कलम आपसे छीन लिया, कितना कलम बचा, 1 2 3 बचा। तो आप उसको आराम समझा सकते हैं संकल्पना पद में कि बाबू 4 में 1 चला गया, कितना बचा, 3। तो बच्चा बहुत ही अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए, 4 नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, यह क्वेश्चन वेन हीले के चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो वेन हीले जिन लोगों ने अच्छे से समझ गया होगा, या फिर जो नहीं समझे हैं, उसके लिए वेन हीले का चैप्टर मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूं। आप उस समय आप बढ़िया से उसको देख लेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देख लीजिए और देखिए कि इसका विश्लेषण दोस्तों कैसे हम करते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको चैप्टर ये आधा आधी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। दोस्तों पहला ऑप्शन, मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। दोस्तों सारे ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, सारा ऑप्शन पढ़ेंगे तो और टाइम खाएगा। आपको हम इसका सही उत्तर बताते हैं। देखिए पहले आप चैप्टर समझिए, फिर आप देखिए उत्तर अभी आप खुद लगा लेंगे आराम से। देखिए वेन हीले का कहना था कि देखिए बच्चा जो होता है वो ज्यामिति को कुल 4 स्तर में सीखता है। 4 स्तर गिनती में, ये क्रम में, लेकिन गिनती में दोस्तों 5 होता है। कैसे, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। दोस्तों पहला स्तर जो आपका 0 है, स्तर 0 दोस्तों क्या होता है, इसको बोलते हैं मानसिक चित्रण। क्या दोस्तों, मानसिक चित्रण। ध्यान रखिए किसी किसी किताब में मानसिक चित्रण को चाक्षुषीकरण भी कहा जाता है। 1 नंबर में क्या होता है दोस्तों, विश्लेषण। नंबर 2 में दोस्तों क्या होता है, अनौपचारिक निगमन। अभी समझाते हैं अनौपचारिक निगमन। नंबर 3 में क्या होता है, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन। और दोस्तों सबसे अंत में 4 में क्या होगा, दृढ़ता। ध्यान दीजिएगा, आपको ये सवाल कभी नहीं आता है, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, दृढ़ता किसी में भी नहीं है। और कहीं पर रहेगा तो आप आराम से आप क्रम दिखा सकते हैं कि सबसे पहले बच्चा मानसिक चित्रण करता है। इसका मतलब कि बच्चा देख करके ये बता पाता कि भाई ये क्या है, वृत्त है, ये क्या है आपका जो है त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, ये बता पाता है। सेकंड दोस्तों क्या है, विश्लेषण। ये बता पाता है विश्लेषण के स्थिति में कि भाई देखिए आयत में क्या है, दोनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया हुआ है। वर्ग में क्या दोस्तों है, सब भुजा हमको समान दिख रहा है। ये विश्लेषण वो कर पाता है। लेकिन विश्लेषण अपने ही स्तर से, छोटा बच्चा विश्लेषण दोस्तों कैसा करेगा बताइए, क्योंकि स्तर 1 पे जाते जाते वो बच्चा कहाँ रहता है पता है, क्लास 2 3 में रहता है। तो उस क्लास के बच्चे की स्थिति कैसी होगी मानसिक, आप सोच सकते हैं। तो बस उतना ही सोचता है कि भाई सारे भुजाएं बराबर है, भुजा अलग अलग है, वृत्त के चारों ओर गोल लाइन रहता है। ये विश्लेषण वो कर पाता है। स्तर 2 में दोस्तों क्या है, अनौपचारिक निगमन। मतलब इसमें नियम के हिसाब से नहीं, वो बिना नियम के बस अपने अनुभव से कुछ एहसास करके, अनुभव करके कुछ बोल पाता है। जैसे वो बोल देगा कि आलू भी क्या है, वृत्त है। क्या दोस्तों क्या बोलेगा, आलू भी क्या दोस्तों, वृत्त है। बोलेगा गोल तो है, वृत्त हो जाएगा। चंद्रमा दोस्तों क्या है, वृत्त है। आटा को जो आप लाई बनाते हैं गोल, वो भी दोस्तों क्या बोल देगा, वृत्त है। लेकिन उसको नहीं पता कि वो गोला है, क्योंकि यहाँ वो नियम लगाने के लायक नहीं होता है। और थर्ड दोस्तों क्या होता है, औपचारिक निगमन। इस स्थिति में बच्चा जो है 9 10th के आसपास पहुंच जाता है, और इस स्थिति में बच्चा जो है नियम के हिसाब से किसी भी प्रमेय को, किसी भी ज्यामितीय चीज़ों को प्रूव कर सकता है। और दोस्तों दृढ़ता क्या होता है, ये उससे ऊपर की बात होती है, जहां अभी हम लोग हैं
दृढ़ता में ज्यामिति के हर स्थिति को आप समझ जाते हैं, हर प्रमेय का प्रयोग करना आप सीख जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों दिया हुआ है, 2 नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। और किसी किसी किताब में दोस्तों इसका उत्तर कहीं उल्टा पुल्टा भी किया हुआ है, जहां उल्टा किया उसको ठीक कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन का प्रैक्टिस सेशन का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। 2 नंबर, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। नंबर 3, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। और सबसे अंतिम, बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए बताइए। आप में से कुछ लोग मेरे हिसाब से लगता है कि आप ऑप्शन नंबर 2 मार रहे होंगे। क्या मार रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर नहीं होगा दोस्तों। स्थानीय मान को पढ़ाते समय शून्य का परिचय दिया जाना सही नहीं है, वो तो बहुत आगे का चीज़ है दोस्तों। स्थानीय मान कब सिखाते हैं? आगे सिखाते हैं। स्थानीय मान से पहले दोस्तों हम अंकों का परिचय सिखाते हैं, संख्याओं का परिचय सिखाएंगे दोस्तों। तो जब हम लोग संख्या का ज्ञान सिखाते हैं, संख्या का परिचय दे रहे होते हैं, अंक सिखा रहे होते हैं, तो संख्या को सिखाने के बाद बच्चों को जीरो का ज्ञान देना चाहिए कि जीरो का क्या वैल्यू है, इसका उपयोग क्या है, कैसे हम इसका प्रयोग करें कि इसका सही ढंग से इसका उपयोग हो सके। ठीक है, तो इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो 4 कितने लोग का था बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग जो है अपना उत्तर सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।